तो इस सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 3 है। कुछ डिटेल मेरे बारे में एंड नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। कोई भी इंसान को सरवाइव करने के लिए वो कम से कम एरिया बताना है जो बहुत जरूरी है उसकी लाइफ के लिए, है ना। उसको क्या कहा जाता है इन चार में से? तो उसका करेक्ट जवाब है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है उस पर्टिकुलर मिनिमम एरिया को। अब वो एरिया किसके लिए यूज करता है वो इंडिविजुअल? अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कंबाइंड लैंड और वाटर, है ना, वो जो एरिया है साथ में जितना भी वेस्ट उसने जनरेट किया, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दी जनरेटेड वेस्ट, इन सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो कि मेजरमेंट है उस पर्टिकुलर लैंड एरिया का, जो बहुत ही नेसेसरी है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। अब अगर हम बात करें ग्लोबल एवरेज का, तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो ग्लोबल एवरेज लेवल पे वो है 2.8 हेक्टेयर पर पर्सन। वहीं पर एक कंट्री वाइज वेरी करता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट में ये है 5 हेक्टेयर पर पर्सन, वहीं पे इंडिया में बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर पर पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज। दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज के बीच में जो कॉमन एरिया है, ट्रांजिशन जोन है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट जवाब है उसको इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन क्या है? ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज, और यहाँ रीजन है जहाँ पे दो या दो से अधिक इकोसिस्टम मीट करते हैं। ठीक है, इकोटोन्स कई टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एज ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के एज पे जो है जो मिलता है ट्रांजिशन जोन, उसको हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। शोर लाइन ऑफ लेक, ट्रांजिशन बिटवीन अ ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, जिसको सवन्ना के नाम से जानते हैं ना, सवन्ना। माउथ ऑफ अ रिवर है ना, जिसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेल्टा, सवन्ना, स्टोरीज, साथ में मैनग्रोव, ये सारा कुछ क्या है? एग्जाम्पल है इकोटोन के। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ध्यान रहे नॉट है, डज नॉट एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते ही बता दोगे। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, राइट। दैट्स वाई हमारा करेक्ट जवाब बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए, सी और डी तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, जबकि दूसरे वाले में फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होकर क्या बनाती है मैंने बता दिया। कॉमन से एकदम आसान क्वेश्चन है, होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बाकी सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बता ही दिया मैंने। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, है ना, रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। साथ में वोल्केनिक इरप्शन से भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कहाँ पे जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है ना। अब कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। मतलब जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, और जितना लोअर लाइट उतना कम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, CO2 के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है? फोटोसिंथेसिस रेट जो है इंक्रीज हो जाता है अगर हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक घटा तो दूसरा भी घट जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ऑपरेट ऑप्टिमल विद इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर इसके बीच में रहा टेम्परेचर तो उसमें ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, है ना, प्रोसेस होता है। ठीक है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ऐसा कैसे? अगर उसकी स्कैरसिटी रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक जो है घट जाएगा। एज अ लैक ऑफ वाटर प्रॉम्प्ट्स स्टोमेटा क्लोजर टू कंजर्व इंटरनल वाटर रिजर्व। इस वजह से पोल्यूशन की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड अदर particles may settle on leaf surface, potentially blocking stomata pores और impeding the intakes of the carbon dioxide, जो कि क्रूशियल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर ज्यादा पोल्यूशन है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट, क्या बोला? नॉट इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कौन सा नहीं है? तो सबको पता होगा यूकेलिप्टस जो है प्लांट, वो इको फ्रेंडली नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वाटर इंटेंसिव प्लांट्स है, ट्री है, एलियोपैथिक है। इसका मतलब समझ लेते हैं कि यूकेलिप्टस ट्री जो है प्रोड्यूस करता है केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स। उसकी वजह से अदर प्लांट्स का ग्रोथ होता है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया दे इनहिबिट। और साथ में वो फ्लेमेबल होता है कि
These trees are highly flammable, posing a risk and contributing to the spread of wildfire. इसके अलावा बहुत सारे यूकेलिप्टस के अभी ऐसे भी वेरिएंट आ गए हैं, है ना, जो उतना ज़्यादा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब इको फ्रेंडली भी थोड़े आ गए। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, थोड़े बोल सकते हो। जैसे सम स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस ट्री दैट आर इको फ्रेंडली देन अदर, फॉर एग्जांपल शुगर गम, है ना, जिसका एक नाम है अजीब सा, इज अ नेटिव ऑस्ट्रेलियन ट्री है दैट इज रिलेटिवली ड्रॉट टॉलरेंट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एज मेनी एलियोपैथिक केमिकल्स एज अदर स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट रिफर टू। अब इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, आपको पता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के चारों तरफ का सब कुछ जो है वो इन्वायरमेंट कहा जाता है, राइट। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है। पहला, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, बिल्कुल सही। द सम ऑफ टोटल कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा। तीसरा, द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा कि चार सब के सब, ऑल ऑफ द अबव आर रिफर्ड एज इन्वायरमेंट। ठीक है, जनरिक सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। ठीक है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के चारों तरफ का सब कुछ क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, बिल्कुल। एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सबके सब हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, चलो और कुछ रीजन्स है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन हो जाए, है ना, तो क्या करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा रिसोर्सेज का, और ज़्यादा डिमांड होगा तो ऑब्वियस है इन्वायरमेंट क्या होगा, डिप्लीट होगा या फिर डिग्रेडेड होगा। अगला है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा आप क्या पेड़ों की कटाई कर रहे हो, तो उससे भी इन्वायरमेंट हमारा क्या है, डिग्रेड होगा। क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज और प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। पोल्यूशन की बात किया जाए तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को भी। क्लाइमेट चेंज तो जग जाहिर है, सबको पता है कि ये किसकी वजह से होता है, बाय रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या हुआ, वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होती है, इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। तो प्लांट्स जो है, देखो ये फीड करती है प्लांट्स पे भी, है ना, मतलब ये दोनों खाती है। डियर क्या है, केवल प्लांट्स खाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। आंट भी है, फॉक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर है। और टाइगर तो टर्सरी कंज्यूमर है, तो ये भी नहीं होगा, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट जवाब फॉर दिस। देखो आंट्स जो है वो क्या होती है, ओमनीवोर्स होती है, मतलब वो लीफ कटर आंट्स भी होती है जो कि प्लांट्स को खाती है। वहीं पर कुछ आंट्स जो है कंज्यूम प्लांट सैप, नेक्टर्स, पोलन एंड सीड्स। लीफ कटर आंट्स इवन कल्टीवेट फंगस यूजिंग च्यूड प्लांट मटेरियल एज फूड। दूसरा करेक्ट है डियर, तो सबको पता है हर्बीवोरस होता है, क्या प्लांट्स खाती है ना। और वहीं पे बात किया जाए किसका, फॉक्स का, तो दे आर कार्निवोरस, इसका मतलब ओनली मीट खाती है। क्या खाती हो, मीट खाती है। ठीक है, ऊपर हमने क्या बताया था, हाँ ओके, तो दे eat only meat. Their diet consists of variety of animal including small mammals, birds, reptiles, insect etc. वहीं पे टाइगर क्या है, टॉप कार्निवोरस है, इसका मतलब their diet consists of variety of large mammals including deer, antelopes, wild boar and buffalo etc. ठीक है, ये रहा एक चार्ट। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो इसको बहुत ही अच्छे से देख लो कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, फीड्स ऑन प्लांटेशन, मतलब प्लांट्स पे। हर्बीवोरस जैसे कि डियर, रैबिट्स, इंसेक्ट। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो वो फीड्स करते हैं हर्बीवोरस पे, इन सब पे, जैसे कि फॉक्सेस, वुल्फ एंड स्नेक्स। ये सब क्या है, एग्जांपल है सेकेंडरी कंज्यूमर के। टर्सरी कंज्यूमर की बात किया जाए तो उसके एग्जांपल है लायंस, टाइगर, बियर्स, और ये कार्निवोरस होते हैं। और किस पे फीड करते हैं, सॉरी किस पे फीड करते हैं, ये कार्निवोरस पे करते हैं, जैसे फॉक्स, वुल्फ और स्नेक्स पे। ठीक है, लार्ज मैमल्स पे। नेक्स्ट है कि इन द मरीन इकोसिस्टम इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। तो मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला, देखो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, सीवीड्स भी होते हैं, लेकिन मेन पूछा है तो हमारा करेक्ट जवाब ये हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करता, मैं आपको एक वो दिखा देता टेबल, हाँ इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे लोअर लेवल पे कौन होते हैं, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और सीवीड्स, है ना। वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, और हर्बीवोरस कंज्यूमर जैसे कि जू प्लैंक्टन्स और कॉकल्स, है ना, ये फीड करते हैं किस पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। फिर फर्स्ट लेवल कार्निवोरस कंज्यूमर जैसे कि स्मॉल फिश, क्रूसेशियन और सी स्टार्स फीड करते हैं किस पे, हर्बीवोरस कंज्यूमर पे, फिर इस पे फीड करता है, फिर इस पे। और सबसे टॉप प्रीडेटर कौन होता है मरीन इकोसिस्टम में, शार्क, डॉल्फिन और एल्बेट्रोस। ये क्या है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो कि फीड करती है थर्ड लेवल लाइक स्क्विड्स पे, है ना, और ये फिर सेकेंड लेवल पे, ये फिर फर्स्ट लेवल पे, ये फिर हर्बीवोरस पे, एंड देन फाइनली प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से टेबल क्लियर हो गया। मिटा देता हूँ सच दैट आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का लार्जेस्ट एरिया कौन सा कवर करता है, सबको पता है मरीन इकोसिस्टम जो है लगभग 70% एरिया अर्थ का इनहेबिट करता है भाई, कौन, मरीन से इकोसिस्टम, ठीक है। हाँ 70% है मरीन इकोसिस्टम, वहीं पे अगर अदर की बात करें तो आई थिंक 24% माउंटेन इकोसिस्टम कवर करता है, और डेजर्ट इकोसिस्टम 14% कवर करता है अर्थ सरफेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम कवर 24% ऑफ अर्थ सरफेस। अब बोलोगे सर इसको सब कुछ जोड़ो तो 100% से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अरे भाई उसमें बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कॉमन है, समझ रहे होगा। अभी जो बताया मैंने ऊपर किसी क्वेश्चन में इकोटो, ठीक है, तो उसको इसमें भी कंसीडर कर लिया गया, इसमें भी कंसीडर कर लिया गया, दैट्स वाई वो 100 से ज्यादा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला consider the following statement regarding the ecosystem. The term ecosystem was first used by the A.G. Tencel. होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, मान लो कि नहीं पता, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगले पे बढ़ते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल सही बात है, जो खुद का खाना बनाते हैं उनको ऑटो का मतलब सेल्फ है ना, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा सही हो गया, दूसरा सही है, जहाँ पे दूसरा नहीं हटा दो, बस दो ऑप्शन बचा है ना। तीसरा कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूम करते हैं देयर फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा ऑप्शन हटा दो। चलो वो तो ऑलरेडी हटा हुआ है, चौथा आते हैं। डीकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक। देखो कितना अच्छे से है ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोल रहा, जस्ट उल्टा दे दिया। क्यों? क्योंकि जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा भी गलत हो गया, तीसरा चौथा तो पक्का गलत हो गया, जहां है हटा दो, बचा कौन सा, पहला और दूसरा। देखो हमें केवल दूसरा कंफर्म था, पहला कंफर्म भी नहीं था, फिर भी हमने आंसर निकाल लिया जस्ट बिकॉज कि हमें तीसरा और चौथा पता था, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर है, क्यों, क्योंकि जेनरिक चीजें हैं वो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और आगे जो है ये पर्टिकुलर चार्ट आप ध्यान से देखो, क्या कि ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलते हैं, वो जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, मतलब विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट्स हैं। फिर हर्बीवोरस जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, फिर प्राइमरी प्रीडेटर जो हर्बीवोरस पे फीड करते हैं, देन सेकेंडरी प्रीडेटर जो प्राइमरी प्रीडेटर पर फीड करते हैं। इन तीनों को हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है, इनको ऑटोट्रॉफ्स। और जो डीके मटेरियल पे फीड करते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। होपफुली आपको ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो जैसा कि लास्ट में कुछ पंक्तियां रहती हैं, तो आज के लिए कुछ लाइंस हैं कि ऑलवेज मेक अ टोटल एफर्ट। क्या? ऑलवेज मेक अ टोटल एफर्ट इवन व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। आपको पता है कि परिस्थितियां आपके अगेंस्ट में है, आपके खिलाफ है, बट फिर भी आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। कोई ऐसा ही कोई शायरी था कि आपको मालूम है कि हाँ हार निश्चित है, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो कि नहीं। भले ही हार निश्चित है लेकिन मैं तो अपना 100% दूंगा, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही चेंजेस लाते हैं जब वो उन्हें पता है कि हार होगी, बट फिर भी वो अपना 100% देते हैं, और एक्चुअल में वही काउंट किया जाता है ना। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।